Hello everyone, my name is Harsh Majaudia. I am a freshly qualified chartered accountant. I have cleared my CA final exams in November 22 and scored 521 marks in my CA finals. I have exemption in 5 subjects. हमारा जो रिजल्ट था 10th ऑफ जनवरी 2023 को अनाउंस हुआ था और मतलब इतनी खुशी का दिन न कभी पहले आया था और न कभी आगे आएगा। 4 से 5 साल की कड़ी मेहनत और कई सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद जब आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए तो मतलब आगे और क्या चाहिए। I'm going to share with you my strategies for clearing CA final exams. इस वीडियो में स्पेसिफिकली अपन ऑडिट सब्जेक्ट की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, दैट इज एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ऑडिट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में और एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने में जी जान लग जाती है। और जी जान लगा देने के बाद भी जब मेरे सिर्फ 49 मार्क्स आए इंटरमीडिएट में, मतलब इट वाज माय लोवेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन माय इंटरमीडिएट। देयर आफ्टर अलॉटिंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, आई वॉन एट माई फाइनल्स और मैंने इसमें 77 मार्क्स स्कोर किए, विच वॉज हाई इनफ टू मेक मी हैप्पी। आप सबको ये तो पता है कि ऑडिट सीए फाइनल का सबसे डिफिकल्ट कोर थ्योरी और वास्ट सिलेबस वाला सब्जेक्ट है। और आईसीआई का ट्रेंड रहा है कि इंटरमीडिएट में सेकंड ग्रुप और फाइनल्स में फर्स्ट ग्रुप में अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो वो मोस्टली ऑडिट की ही वजह से होता है। और अब जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं इतने हाई मार्क्स स्कोर कर सकूं, पर जब मेरे ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो असल में सही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन ऑडिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जनरली हर फैकल्टी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ही पढ़ाते हैं। मैंने ऑडिट सीए सार्थक जैन सर से पढ़ा था। मैंने रेगुलर बैच लिया था और उन्होंने भी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ही पढ़ाया था। तो द फर्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल एथिक्स, सेकंड इज़ कंपनी ऑडिट, थर्ड इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड फोर्थ वन इज अदर ऑडिट, ऑल्सो नॉन एज स्पेशल ऑडिट्स। अब इन चारों पार्ट्स को मैंने किस तरीके से कवर किया था वो इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया था प्रोफेशनल एथिक्स। अब जब आप प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ने बैठेंगे तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने प्रोफेशनल एथिक्स को किस मटेरियल से पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉज नंबर्स को याद करना जरूरी है और एग्जाम में कोट करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स के क्लैरिफिकेशंस को पढ़ना जरूरी है फॉर एग्जाम पर्पस। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वेटेज फॉर एग्जाम पर्पस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, सो एक एक करके अपन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मैंने प्रोफेशनल एथिक्स किस मटेरियल से कवर किया था। तो मैंने प्रोफेशनल एथिक्स सार्थक जैन सर के ड्रोन चार्ट से पढ़ा था और मैंने मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस प्लस टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस को कवर किया था। अलॉन्ग विद दैट मैंने सार्थक जैन सर के क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व किया था जिसमें एथिक्स के 206 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्लॉज नंबर्स को याद करना और एग्जाम में एज इट इज कोट करना जरूरी है। तो हाँ, क्लॉज नंबर्स को याद करना बहुत जरूरी है और एग्जाम में एज इट इज उसकी लैंग्वेज कोट करना भी बहुत जरूरी है। रिसेंटली एक मार्किंग स्कीम रिलीज हो गई थी जिसकी वीडियो शुभम केसवानी सर, सार्थक जैन सर और कई सारी ऑडिट फैकल्टीज ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। उसमें जब क्वेश्चंस के आंसर्स है जिनके बेसिस पर जो एग्जामिनर जो चेक करता है, वो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने इसमें क्लॉज नंबर लिखा है तो आपको 1 मार्क्स इस आंसर में मिलेगा, मतलब आपको 5 मार्क में से 1 मार्क तो सिर्फ क्लॉज नंबर या फिर सेक्शन नंबर, ऐसे नंबर कोट करने पे ही मिल रहा है। तो क्यों ना उसको याद कर ही लें। और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वैसे तो मैंने उसको याद करने के लिए कोई ऐसी ट्रिक फॉलो नहीं करी थी। वो जनरली एक फोटोजेनिक मेमोरी और बार-बार पढ़ने से मुझे याद हो गया। तो याद करना तो ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और एथिकल स्टैंड बोर्ड्स क्लैरिफिकेशंस, फैक्ट्स वगैरह इनको कवर करना ज़रूरी है। तो हाँ, इनको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये मॉड्यूल में कवर्ड है मतलब आईसीआई कहीं ना कहीं इनके बारे में भी अपना एग्जाम में पूछ सकता है। और हमारा अटेम्प्ट जो था नवंबर 22, उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया भी था फ्रॉम काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कवर करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम में प्रोफेशनल एथिक्स का जनरली कितना वेटेज रहता है। तो एग्जाम में प्रोफेशनल एथिक्स 12 टू 16 मार्क्स का आता है, डिपेंड्स ऑन अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट। एथिक्स जो है ना एक इंटरेस्टिंग टू लर्न टॉपिक है, इसको कवर करना और याद करना आसान है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले एथिक्स से शुरू करना ज़्यादा अच्छा रहता है और ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। इससे ऑडिट पर आपका एक फ्लो बन जाएगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यू कैन शिफ्ट ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ ऑडिट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में जो जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है उसमें ऑडिट रिलेटेड सेक्शंस 139 से 148 तक। फिर आता है अकाउंट्स रिलेटेड सेक्शंस 129 से लेकर 138 तक। ओके, ऑल्सो इट कवर्स सेक्शंस रिलेटेड टू डिविडेंड, दैट इज 123 टू 127, कारो 2020 एलएलपी,
और इसके साथ मैंने 2 टॉपिक्स इसमें कवर करते हुए चला था, जो था ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट कमिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज़ एलओडीआर रेगुलेशंस, ओके। जैसे एथिक्स पढ़ते टाइम आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि कौन-सा मटेरियल रेफर करना है, वैसे ही कंपनी ऑडिट पढ़ते टाइम भी आएँगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन-सा मटेरियल मैंने रेफर किया था। सबसे पहला तो मैंने एक तो कंपनी ऑडिट की जो मतलब मॉड्यूल में जो चैप्टर दिया हुआ है कंपनी ऑडिट, उसको रेफर किया था, जहाँ पे मुझे बेयर लैंग्वेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट लगी थी कि यहाँ पर मुझे एज़ इट इज़ लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम में कोट करनी पड़ेगी। जैसे ऑडिटर रिलेटेड सेक्शंस है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, उन केसेस में। और बाकी मैंने सार्थक जैन सर के ड्रोन चार्ट्स को रेफर किया था, जहाँ पर मुझे पिक्टोरियल मेमोरी बेसिस पर मुझे चीज़ें याद हो जाएँ और मैं एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ लिख कर आ सकूँ। क्वेश्चंस के लिए मैंने सार्थक जैन सर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको पूरा रेफर किया था, उसमें मतलब आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। और मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस भी मैंने रेफर किए थे। और मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो हर टॉपिक में आपको मतलब कवर करने ही है, उसको स्किप करना मतलब ऐसा हो जाता है कि तुमने आईसीआई ने जो क्वेश्चंस तुमको दिए सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और वही क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए, तो मतलब ये तो आपने आईसीआई और खुद के साथ गद्दारी कर दी। तो ये तो अवॉइड ही करना चाहिए, मतलब आपको सब आईसीआई के क्वेश्चंस तो रेफर करने ही है, प्रैक्टिस करने ही है। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो है कि क्या सेक्शन नंबर्स और कारों के जो क्लॉज नंबर्स हैं उनको याद करना ज़रूरी है क्या, और क्या उनको एग्जाम में कोड करना ज़रूरी है? तो हाँ, एट फाइनल लेवल उनको याद करना और एग्जाम में कोड करना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मार्क्स अलॉटेड होते हैं। और कारों के जो क्लॉजेस हैं उनको कैसे याद किया जाए, तो शुभम केसवानी सर ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है उनके कारो 2020 के रिवीजन की। तो उसमें उन्होंने सारे क्लॉजेस को याद कराया हुआ है, कुछ ट्रिक्स है। मैंने भी उसी वीडियो से उनको याद कराया था, एक बार वो जो वीडियो देख ली तो फिर कारों के क्लॉजेस आप कभी नहीं भूलोगे। तो रिकमेंडेड है टू वॉच दैट वीडियो फॉर ईज़ी टू, मतलब आपको याद हो जाएगा आसानी से वो सब कुछ, ओके। थर्ड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है, वो ये है कि कंपनी ऑडिट में कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको कवर करके अपन अच्छे हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला है कारो 2020, उसका 1 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन मैंडेटरी है, वो आ ही सकता है, मतलब आएगा ही, उसका वेटेज उतना है। और नफरा रूल्स आपको करने हैं। सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 143 ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, और डिविडेंड रिलेटेड सेक्शंस, और ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। ये तो ऐसे टॉपिक्स है जिन जो मस्ट है, मतलब इनको तो करना ही है। बाकी सेक्शंस को आप फिर भी कवर ना करो, उनको सी कैटेगरी में आप डाल सकते हो, पर इनको सी कैटेगरी में इंक्लूड करना, ए, बी और सी कैटेगरी में इंक्लूड करना सही नहीं रहेगा। ओके, तो ये जो कंपनी ऑडिट वाला पोर्शन था, इसको मैंने सेकंड पे किया था, मतलब एथिक्स के तुरंत बाद। और रिकमेंडेड है कि आप भी इसको सेकंड नंबर पे कंप्लीट कर लो, ताकि आपका इसको कंप्लीट करने के बाद 30 टू 35 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली पोर्शन कवर हो जाए ऑडिट का। और उसके बाद फिर आप जो डिफिकल्ट पार्ट्स हैं, स्टैंडर्ड्स और जो अदर ऑडिट्स हैं, बैंक, इंश्योरेंस, टैक्स ऑडिट्स, उन पर शिफ्ट हो। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू थर्ड पार्ट, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मोस्ट डिफिकल्ट टू कवर, और स्पेशली इन दैट 1.5 डे टाइम। ओके, तो टोटल 35 स्टैंडर्ड्स हैं, और जिनकी लैंग्वेज को याद करना और एग्ज़ाम में उसको एज़ इट इज़ कोट करना, मतलब वहाँ तक ले जा पाना ही बहुत मुश्किल है। तो इन स्टैंडर्ड्स के लिए जितना समझ में आए उतना समझ लो और रट लो। और जो कई चीज़ें ऐसी भी होगी जो समझ में ना भी आएगी, तो उसको सीधा रट लो। मतलब कुछ भी करो, मेमोरी ट्रिक्स बनाओ, या फिर कुछ भी ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, और उसको रटना ही पड़ेगा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, और इसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर ही नहीं पाऊँगा। और मैं क्या, कोई भी शेयर नहीं कर पाएगा इसकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सो जैसे क्वेश्चंस दूसरे पार्ट्स में अराइज हुए, वैसे ही स्टैंडर्ड्स में आते हैं कि कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए। मैंने सार्थक जैन सर का ड्रोन चार्ट रेफर किया था, और सबसे मेन बात, मैं किसी भी फैकल्टी या फिर स्टडी मटेरियल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने जो स्टडी मटेरियल रेफर किया है उस पे जो फैकल्टी ने मेहनत करी है, मैं सिर्फ उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे फायदा मिला है एक्चुअली। ओके, तो अब स्टैंडर्ड्स के लिए अपन मॉड्यूल तो रेफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके जो ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट है, अगर अपन उनको पढ़ने जाएंगे, तो 5-6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम है, उसके 5-6 महीने बाद वाली एग्ज़ाम को अपन दे पाएँगे, क्योंकि इतना सब कवर करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए अपने को फैकल्टी नोट से रेफ़र करने पड़ेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड नोट्स कि इसमें सब कुछ 100% कवरेज है कि नहीं। स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी-कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है, जहाँ पे समझ में भी नहीं आता है कि कौन से स्टैंडर्ड से पूछा है, और इसमें क्या लिखना है, कहाँ से आया है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट अटेम्प्ट, आरटीपी, या फिर फैकल्टी क्वेश्चन बैंक में जो भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक दी हुई है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या स्टैंडर्ड नंबर, स्टैंडर्ड का नाम याद करना ज़रूरी है? तो हाँ, स्टैंडर्ड का नंबर, नाम याद करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में कोट करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी मार्क्स अलॉटेड है, जैसे कि सेक्शंस और क्लॉज़ेस के लिए अलॉटेड है। स्टैंडर्ड्स का वेटेज कितना होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि स्टैंडर्ड्स का वेटेज होता है अप्रॉक्सिमेटली 25 टू 30 मार्क्स, शॉर्ट कवरेज होता है इतना तो। और मतलब जो किसी भी स्टूडेंट को पास या फेल करने के लिए काफ़ी। तो
स्टैंडर्ड्स को याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कभी-कभी। जैसा मेरा फर्स्ट रिवीजन में स्टैंडर्ड्स का रिवीजन हो पाया था और सेकंड और थर्ड रिवीजन मतलब जो 1 डे बिफोर एग्ज़ाम जो रिवीजन था, इन दोनों रिवीजन्स में मेरा स्टैंडर्ड्स का रिवीजन ही नहीं हो पाया। मतलब बाकी ऑडिट के जो अदर पार्ट्स हैं उन सबका हो गया था पर स्टैंडर्ड्स का हो ही नहीं पाया। तो स्टैंडर्ड्स के लिए इसको एक अदर वे राउंड भी सोचा जा सकता है कि 120 मार्क्स का पेपर है जिसमें 25 मार्क्स के स्टैंडर्ड आ रहे हैं। मतलब 95 मार्क्स का पेपर तो अभी भी मेरे हाथ में है ना, तो मैं क्यों उस 95 मार्क्स की पेपर पे प्रायोरिटाइज़ करूँ और स्टैंडर्ड्स को आखिरी में कर लूँ, मतलब जहाँ मुझे टाइम मिले। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। ये तुमको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने में हेल्प करेगा कि किस चीज़ का कितना वेटेज है। अब अपन बात करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ ऑडिट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। इसको कुछ लोग अदर ऑडिट नाम से जानते हैं, कुछ स्पेशल ऑडिट नाम से जानते हैं। इसमें जो-जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो है पीएसयू ऑडिट, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एनबीएफसीज़, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज़, टैक्स ऑडिट, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। इन सबको सुन के ऐसा लगता है कि ये अलग से खुद एक सब्जेक्ट है क्या? तो हाँ भाई, ये एक सब्जेक्ट ही है। और इतना सब ऑडिट 3 पार्ट्स हो जाने के बाद अब ऐसा लगता है कि अब ऑडिट तो थोड़ा-सा ही बचा होगा, पर नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ऑडिट में अब ये जो अदर ऑडिट्स हैं, इनके जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको अपन इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग हैं, इसको याद करना आसान है। अपने को एग्ज़ाम में कीवर्ड्स लिखने होते हैं, उसके बेसिस पे मार्क्स मिल जाते हैं जनरली। और सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए और एग्ज़ाम की जो आंसर्स की जो लेंथ है, वो अच्छी होनी चाहिए। अदर ऑडिट्स के अब जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको अपन इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है। मतलब इसमें सिर्फ एग्जाम में अपने को कीवर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस जो इंपॉर्टेंट हैं जिनको अंडरलाइन जो मॉड्यूल में बोल्डेड हैं इनको ही अपने को एग्जाम में लिख कर आना पड़ता है और जिसमें मार्क्स आसानी से स्कोर हो जाते हैं। पर कंटेंट्स का काफ़ी ज़्यादा है और मन में कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल कि स्टडी मटेरियल कौन-सा? तो मैंने इसके लिए स्टडी मटेरियल जो यूज़ किया था वो था सार्थक जैन सर के ड्रोन चार्ट्स, जिसमें सारी चीज़ें पिक्टोरियल फॉर्म में दी हुई है और उसमें स्टडी मटेरियल का पूरा कवरेज है, मतलब 100% कवरेज है, उसमें कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, जिसके भी नोट्स रेफर कर रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ ये देखना इम्पोर्टेंट है कि क्या उनकी नोट्स में मॉड्यूल का 100% कवरेज है या नहीं? अपने को सबसे पहले ये चीज़ कंपेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदर ऑडिट में कुछ बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है, जैसे कि बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनीज़ और रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, टैक्स ऑडिट। तो इनको अपन इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक और इंश्योरेंस इन दोनों चैप्टर्स की तो आप टेंशन छोड़ ही दो, मतलब टेंशन ले ही मत, क्योंकि इनको कवर करने के लिए एक ट्रिक है जो बहुत आसान है जिससे चैप्टर्स शॉर्ट शॉर्ट हो जाएँगे। अ, आपको सिर्फ इतना करना है, यूट्यूब पर जाना है और लिखना है अतुल अग्रवाल कीवर्ड हाइलाइट वीडियो फॉर ऑडिट। लिंक उसके लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें क्या है कि अतुल अग्रवाल सर ने इन दोनों चैप्टर्स के कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करवाया हुआ है और एग्ज़ाम में उन्हीं से क्वेश्चन्स आता है कहीं न कहीं। ओके, तो अपने को और कोई चीज़ें रेफ़र करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं है। उनको एग्ज़ाम में मतलब ऐसा है कि अपन 100% कवरेज तो कर नहीं सकते हर चीज़ का। अगर अपन करने जाएँगे, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं है। उसका क्वेश्चन आया ही नहीं है कभी और ना आगे आने के चांसेस हैं, तो उसको कवर करने में टाइम वेस्ट क्यों करना? रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल। ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है। इसमें इस चैप्टर का थोड़ा कवरेज तो स्टैंडर्ड्स में से हो जाता है जो 300 सीरीज़ वाले स्टैंडर्ड्स है और थोड़ा अपने को अलग से इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, मतलब कुछ नया-सा है। तो इस चैप्टर को भी कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और मैंने इसको कैसे कवर किया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस चैप्टर के लिए जो पीछे टेस्ट एंड नॉलेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं 12 टू 14 क्वेश्चंस, सिर्फ़ उन क्वेश्चंस के आंसर को कवर कर लिया था जिसमें मेरा इस चैप्टर का ऑलमोस्ट कवरेज हो चुका था और मुझे पता भी चल गया था कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इस चैप्टर में सिर्फ़ क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करी थी। ओके? क्वेश्चन नंबर 3 कि टैक्स ऑडिट के क्लॉज़ेस को याद करना इम्पोर्टेंट है क्या? तो हाँ, उसको याद करना इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 कि कैसे याद करें? तो अब उसको याद करने की एक ट्रिक है। सीए अभिषेक बंसल सर ने उनकी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है, जिसमें उन्होंने टैक्स ऑडिट के 44 क्लॉज़ेस को याद करवाया हुआ है। मतलब क्लॉज़ नंबर और उनका नाम क्या है, उन क्लॉज़ नंबर और उनके नाम को याद करवाया हुआ है। आधे घंटे की वीडियो है और उस वीडियो को देखने के बाद आप क्लॉज़ नंबर भूल जाओ या फिर आपको याद ना होए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे तो एक बार में याद हो गए थे। तो रिकमेंडेड है, उसको आप देख लो। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। और अभी तक अपन ने जो-जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, उनको एक बार समराइज़ कर लेते हैं, रैप अप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, क्या आपने फैकल्टी नोट्स में कवर्ड है? तो कंपैरिज़न ऑफ मॉड्यूल एंड आवर फैकल्टी नोट्स इज़ इम्पोर्टेंट। सेक्शन नंबर्स, क्लॉज़ेस और स्टैंडर्ड्स के नाम और नंबर्स को एग्ज़ाम में कोट करना इज़ इम्पोर्टेंट। फोटोजेनिक मेमोरी विल हेल्प।
और एग्ज़ाम में कीवर्ड्स लिखना और उनको अंडरलाइन करके आना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि क्वालिटी रिवीजन मैटर करता है रादर देन क्वांटिटी। मतलब आप कितने नंबर ऑफ रिवीजन करते हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कितने अच्छे से रिवीजन किया है। तो पहला रिवीजन आप हमेशा सीखने के पर्पज़ से करिए। मतलब आप सिर्फ़ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एग्ज़ाम पर्पज़ रिवीजन ना करें, ताकि आप एबीसी एनालिसिस ना करें, हर चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझते हुए करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। ओके, तो मैं जितना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता था, मैंने किया है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना रह गई हो, आपके मन में कुछ क्वेश्चन्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।